हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो के अंदर। और आज हम दोस्तों बात करेंगे कि जब भी आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हैं और स्पेशली जैसे फाइनेंस फील्ड के अंदर, क्योंकि मुझे आईटी का इतना आइडिया नहीं है, तो आपको कितना पैसा एक्चुअली मांगना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जब भी कोई इंटरव्यू देते तो वो भी मेरे से बहुत बार ऐसा पूछते हैं कि अभी मेरे 2-3 राउंड्स हो चुके हैं, तो अभी एचआर का राउंड होने वाला है, तो मुझे आप बताओ कि कितना पैसा मैं उनसे मांगूं। तो ये बहुत बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है। मैंने एक्चुअली आईटी का इसलिए बोला क्योंकि आईटी में मैंने ये भी देखा कि कहीं कहीं पे तो 100%, 150% तक भी शायद इंक्रीमेंट मिलता है, अगर जॉब अगर आप स्विच करते हो तो। लेकिन फाइनेंस के केस में इतना ज़्यादा नहीं होता। फाइनेंस के केस में बहुत कुछ अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं। फाइनेंस की सैलरी थोड़ी कंपैरेटिवली कम भी होती है, क्योंकि फाइनेंस जो है एक सपोर्टिव रोल में माना जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। और जो आपका आईटी से रिलेटेड जो जॉब्स होती है उसमें ये माना जाता है कि आप बिजनेस लेके आ रहे हो, तो हमेशा जो बिजनेस लेके आता है उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। तो हम आज बात करेंगे फाइनेंस के केस में भी। अभी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान रखने की बात होती है, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और सामने वाले का बजट कितना है, और ये भी है कि आप एक ही सिटी के अंदर अगर अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं क्या, या फिर आप किसी दूसरी सिटी के अंदर जॉब चेंज कर रहे हैं, आप सिटी मूव कर रहे हैं। और एक और पॉइंट मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर आप सामने वाले को जो कंपनीज है उसकी कितनी नीड है, क्या आप किसी स्पेसिफिक नीश रोल में काम करते हैं या एक कोई जेनरिक रोल है जिसमें बहुत सारे लोग आसानी से मिल जाते हैं। तो इसी के ऊपर चलो दोस्तों बात करते हैं। जैसे कि मैंने ये बोला कि जब आप जैसे सिटी वाली बात हम लेके चलते हैं कि अगर आप एक सिटी में काम करते हो तो कितना होता है। तो यूजुअली मैंने जो नोटिस किया है वो ये देखा है कि आप सिटी में जब जॉब चेंज करते हैं तो 25% से लेकर 40% के बीच में यूजुअली चेंज होता है। तो कोई 30% मांग लेता है, कोई 25, कोई 35, बट यूजुअली 25-30 इतना ही देते हैं। बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो 35 तक दे देते हैं। लेकिन जब आप किसी सिटी को चेंज करके, मान लो आप दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई चले गए, या बेंगलोर है, बेंगलोर से मुंबई चले गए, या आप बेंगलोर से हैदराबाद चले गए, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि आप सिटी चेंज करते हैं तो सिटी चेंज करने पर डेफिनेटली सामने वाले को रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है आपके स्किल सेट की। तो उस केस में बहुत बार लोग 40%, 45%, 50%, 55%, इवन 60% तक भी आपको पैसा ऑफर करते हैं फाइनेंस के रोल के अंदर। डिपेंड कि आपका स्किल सेट मैच होना चाहिए, आप उनको जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली आपसे, तो वो आप उसकी फुलफिल कर पा रहे हो। तो ये क्राइटेरिया एक सेट बैठता है। तो आपको जब भी नेगोशिएशन करना है उनके बीच में, तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको नेगोशिएशन करना है कि इट शुड बी मोर देन 35 to 60%। रीज़न बीइंग कि आप एक सिटी चेंज कर रहे हो, आप अपने घर वालों से दूर जा रहे हो, दूसरी सिटी का आपको नहीं पता, हो सकता है कि वहाँ पर आपको जो है रेसिडेंशियल मतलब रेंट वगैरह का खर्चा भी करना पड़ेगा, जो कि सबसे मेजर चंक होता है किसी भी सिटी में मूव करने में। और भी आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की भी कॉस्ट आपको लगेगी। आप जब अपनी सिटी में रहते हो तो डेफिनेटली आप जो है अपने होम टाउन में हो तो आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, आप अपना जो रेंट वगैरह होता है वो आपका सेव हो जाता है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन आप जब दूसरी सिटी में मूव कर रहे हो तो आपको बिल्कुल फ्रेश से सब कुछ करना होता है। तो इसीलिए वो उस चीज़ को कंपनीज भी समझती हैं और वो उसी चीज़ की वजह से आपको जो है ज़्यादा पे करती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि आप जो है इससे नीचे ना जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि यार मेरे पास ना एक रफ आप कैलकुलेशन करें कि यार मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पर रेंट कितना लगेगा, वहाँ की चीज़ें कितनी लगेंगी। क्या मेरे को सच बताऊँ तो अगर मैं करंट सिटी को मूव करके दूसरी सिटी में जा रहा हूँ तो मेरी जेब में यहाँ पर जो पैसा मेरी जेब में बचता है, क्या उससे ज़्यादा बच रहा है? अगर बच रहा है तो देन मूव करने में फ़ायदा है, अगर नहीं बचता है तो सचमुच में सच कहें तो चेंज करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और एक और चीज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूजुअली 35% का स्टैंडर्ड मूवमेंट रहता है अगर आप सेम सिटी में चेंज करते हो तो इससे ज़्यादा कोई नहीं देता सेम सिटी में। लेकिन इससे ज़्यादा कब आपको मिल सकती है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर नीश रोल के अंदर कर रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट उनको सामने वाली पार्टी को है, सामने वाली कंपनी को है, लेकिन वो रोल जो है सब जगह अवेलेबल नहीं है।
मतलब लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है। तो फिर अगर आप उस पर्टिकुलर रोल में आपने काम किया है तो आपको ज़्यादा देने को भी राज़ी हो जाएगी। 35 के बदले 40% भी दे सकती है, 45 भी दे सकती है और 50 भी दे सकती है। तो वो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपके स्किल सेट क्या है, क्या आपने उस प्रोफाइल में कभी पहले काम किया है कि नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने की चीज़ें हैं जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि यार हमें कितना पैसा मिलना चाहिए। एक और फैक्टर आता है कि जब आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हो, आप एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंच जाते हो, तो आपका ज़रा थोड़ा सा भी मूवमेंट ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब इट इज़ लाइक वो लैक्स में जो है चेंजेस हो जाते हैं, लैक्स में आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर हो सकता है कि वो आपको शायद 40-45% ऐसे ना दे। उस केस में हो सकता है कि आपको 25%, 30% दे। मान लो आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, तब उस केस की मैं आपको बात कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये भी देखते हैं कि मार्केट में कितना इस सैलरी पे कितने लोग बैठे हैं। अगर किसी बंदे को हम उस सैलरी पे उठाते हैं तो क्या वो मार्केट स्टैंडर्ड को मीट करता है या मार्केट स्टैंडर्ड से ज़्यादा हम उसको पे कर रहे हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए कंपनी आपको जो है प्राइस ऑफर करती है, तो आपको भी उसी हिसाब से भी आपको डिस्कशन करना होता है। अभी आज मैं बात करूं कि जैसे मेरे अभी रिसेंट के एक्सपीरियंस में, जब मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैंने कुछ एक इंटरव्यूज़ दिए, उसमें से जो एक कंपनी है जो बॉम्बे की कंपनी है, तो उन्होंने मुझे काउंटर ऑफर किया। ऑल्दो अभी भी एक राउंड बाकी है ग्रुप CFO के साथ में, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। तो उसमें क्या था कि मैं ओवरऑल देख रहा था कि कुछ 24% के आसपास में सैलरी में इंक्रीमेंट आ रहा था। और 24% की जब मैं बात करूं तो उसमें मैंने पिछली बार उनको बोला था कि मैं एक बार जो बीच में जो HR या कंसल्टेंट था, तो मैंने उसको बोला कि यार मैं ना एक बार कैलकुलेशन चेक करूंगा, देन ओनली आई विल रिवर्ट बैक टू यू। और वो लोगों को भी ये इस चीज़ का कंसर्न था कि यार कहीं हम लोगों ने मान लो ग्रुप से CFO से बात करा ली और उसको ये बंदा पसंद आ गया, तो फिर अगर ये बात इस चीज़ में अटक गई कि यार पैसे की वजह से वो बंदा नहीं आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा उस चीज़ पे रिस्क महसूस हो रहा था। फिर कल मेरे पास कॉल आया, फिर मेरे पास आज फिर कॉल आया, तो मैंने उस बंदे को साफ बोला कि यार तुम मुझे क्या ऑफर कर रहे हो, क्योंकि इसमें 9% तो सिर्फ जो है फिक्स है, तुमने 20% का तो वेरिएबल रखा हुआ है, जबकि मेरी करंट कंपनी में 90% फिक्स है और 10% वेरिएबल है। तो सिर्फ 9 या 10% के लिए तुमको लगता है कि मैं जो है अपनी करंट कंपनी जो जमी जमाई जॉब है उसको छोड़ के मैं तुम्हारी कंपनी पे आ जाऊँ। यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे बॉसेस कैसे हैं, यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। जब मैं आपके उधर आऊँगा तो डेफिनेटली मेरे को वो सब चीज़ें नहीं होगी, मुझे शुरुआत से सब कुछ समझना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और कम से कम 1-2 साल तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ यार ये बंदा कैपेबल है, ये बंदे को नॉलेज है, ये बंदा चीज़ें कर सकता है। तो मैंने कहा 10% के लिए एक रिस्क लेना कोई मतलब नहीं बनता। मैं सेम यहाँ पर भी अगर मैं विद इन सिटी भी चेंज करूँ तो 10-15%, 20% तो ये लोग भी इजीली ऑफर कर देंगे। अगर किसी को जॉब अगर लगता है किसी को कि यार इस बंदे को रखना है, जॉब देनी है, तो मैं यहाँ से बेंगलोर से मुंबई क्यों भागूँ। तो फिर उसने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी तो ट्रिक रहती है कन्विंस करने की। तो लेकिन फिर बाद में बोला कि यार आई एम टॉकिंग टू माई सीनियर HR, तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी इंटरव्यू देने दो, देन कोई नहीं, उसका कुछ भी जो भी रहेगा फिक्स वगैरह का, तो दैट वी विल सी एंड डिस्कस अबाउट इट। तो समहाउ मुझे पता था कि थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन आई एम स्टिल नॉट होपिंग कि दे विल गो टू अ गुड अमाउंट। और मैं एक्चुअली जाने वाला भी नहीं हूँ, रीज़न बीइंग कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस या कह लो या लाइफ स्टाइल जो कह लो, आपका रहना, जैसे आपको साफ हवा, शुद्ध हवा और जो एनवायरनमेंट वगैरह होता है वो बेंगलोर का काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू बॉम्बे में मेन सिटी पे तो आपको मिलेगा नहीं, आपको करीब दूर जाना पड़ेगा, कम से कम 1.5-2 घंटे के जर्नी के बाद आप कहीं पर घर लोगे और फिर वहाँ से आप जो है ट्रैवल करके मेन सिटी पे जाओगे। तो एक तो ट्रैवलिंग टाइम, ऊपर से गर्मी, बिना AC के वहाँ चलता नहीं। बेंगलोर के अंदर तो फिर भी आपको जो है बहुत बार आपको जो है पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और फिर ट्रैवलिंग का, इसका मतलब है ट्रैवलिंग का कॉस्ट। और इवन मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे के अंदर
जो रेंटल है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ज़्यादा है। बेंगलोर का भी है लेकिन वहाँ का भी कोई कम नहीं है, वहाँ का भी ज़्यादा ही है। सो इन दैट सेंस मैं बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा सही बताऊँ तो कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं मुंबई शिफ्ट कर जाऊँ। ठीक है, अगर पूना की बात होती है तो स्टिल आई कैन कंसिडर, क्योंकि पूना में मैंने काम भी किया है तो पूना का मुझे नॉलेज भी है। मुझे पता है कि यार यहाँ पर किस तरीका का, क्योंकि पूना और बेंगलोर सिस्टर सिटीज़ के जैसे हैं तो उनका काफ़ी कुछ सिमिलर पड़ जाता है। लेकिन मुंबई में काफ़ी ज़्यादा पीस लाइफ है, और मुंबई में ह्यूमिडिटी, मुंबई में थोड़ा सा ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे लोग काम नहीं करते, बट कॉस्ट वाइज भी वो काफ़ी महंगा शहर है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। तो बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स आप जब भी कभी जॉब स्विच करें तो आप इसी अकॉर्डिंगली आप सामने एम्प्लॉयर से या कंपनी से पैसे मांग सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय।